नमस्कार दर्शकों, आप क्रास मोटो चैनल पर हैं। मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश ने वो दृश्य देखे होंगे जिनमें मोटरसाइकिल रेसर एक ब्रिटिश द्वीप की संकरी सड़कों और गलियों में अविश्वसनीय रफ्तार से दौड़ते हैं। बिल्कुल, मैं मैन द्वीप की टूरिस्ट ट्रॉफी रेस की बात कर रहा हूँ। आपको इसके बारे में और क्या पता है? आपने जरूर सुना होगा कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक रेस है। अब तक इसने 260 से भी ज्यादा रेसर्स की जान ले ली है। अगर सटीक बात करें तो 2024 की शुरुआत तक 269 लोग। इस रेस में पायलट पागलपन वाली स्पीड से दौड़ते हैं। ध्यान दें, एक लैप की औसत स्पीड का रिकॉर्ड है 219.5 किलोमीटर प्रति घंटा और आइल ऑफ मैन पर दर्ज की गई सबसे ज्यादा स्पीड थी 332 किलोमीटर प्रति घंटा। यह दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल रेसों में से एक है जो कभी मोटो ग्रांड प्री का हिस्सा थी। ये मुख्य बातें हैं जो आपको स्थिति से अवगत कराती हैं। हालांकि आइए इस आयोजन को थोड़ा और करीब से जानें। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि हम मैन द्वीप पर टूरिस्ट ट्रॉफी के बारे में कुछ बातें करें, देखने का आनंद लें। Back your neck, it really does. Dean's pushing hard. This is going to be one big last lap. Only a few seconds between Dino and Hickey. It's all the paper. स्वाभाविक है दोस्तों, पहला और सबसे तार्किक सवाल ये उठता है, अगर हम इस रेस, इन प्रतियोगिताओं के इतिहास की बात करें तो वो है, आखिर मैन द्वीप ही क्यों? पृथ्वी पर कोई और जगह क्यों नहीं? आखिर क्यों आयरिश सागर के इस छोटे द्वीप पर 1907 से ये किंवदंती बन चुकी प्रतियोगिताएं हो रही हैं? ये समझने के लिए कि क्या और कैसे हुआ, आइए 19वीं सदी के अंत में जाएं। इस युग के बारे में हम क्या जानते हैं? इस समय औद्योगिक क्रांति पूरे जोर पर है, जिसने अब तक इंसानियत को बिजली, आंतरिक दहन इंजन, कारें और मोटरसाइकिल जैसी अद्भुत खोजें दी हैं। उस समय ब्रिटेन दुनिया के सबसे प्रगतिशील देशों में था। यह भी महत्वपूर्ण है। इस दौड़ की शुरुआत भी अन्य की तरह प्रतिस्पर्धा से हुई। इंसान हमेशा एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और जैसे ही बिल्कुल नए परिवहन के साधन, कारें और मोटरसाइकिलें दुनिया में आए, लगभग तुरंत ही यह विचार आया कि कौन इन चीजों पर सबसे तेज और सबसे लंबा चला सकता है, और फिर इस विचार को अमल में लाया गया। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में ही यूरोप में कार रेस आम बात हो गई थी। मोटरसाइकिल सवार भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में ही पेरिस बोर्दो पेरिस, पेरिस मार्सेल पेरिस, पेरिस बर्लिन पेरिस जैसी लंबी दूरी की कार रेसों का आयोजन होने लगा था। कुछ ज्यादा ही फ्रांस नहीं हो गया, आपको नहीं लगता? लेकिन यही स्थिति थी। फ्रांसीसी बड़ी रेसों में प्रगति के सबसे आगे थे। जो असाफियेव की फ्रेंच ऑटो इंडस्ट्री डॉक्यूमेंट्री देख चुका है, उसे सलाम। नहीं भाई, कौन से कागजात? हाथ मिलाओ। मुझे नहीं लगता कि यह समझाने की जरूरत है कि जो जेंटलमैन इंग्लिश चैनल के उस पार थे, उन्हें बहुत बुरा लगा कि वे बड़ी ऑटोमोबाइल रेस आयोजित करने में पहले नहीं बन पाए। पहले बनने का मौका छूट गया था। लेकिन अपने देश में कुछ ऐसा ही करने की इच्छा पेट्रोल हेड्स के बीच बहुत ज्यादा थी। लेकिन उस समय यूनाइटेड किंगडम में आम सड़कों पर बड़ी रेस आयोजित करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि 1903 में
संसद ने किसी भी स्वचालित गाड़ी की अधिकतम गति 20 मील प्रति घंटा तय कर दी थी, और अगर इसे हमारी जानी पहचानी इकाइयों में बदलें और थोड़ा गोल कर दें तो ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के ऑटोमोबाइल क्लब के सचिव सर जूलियन ऑर्ड इस स्थिति से समझौता करने वाले बिल्कुल नहीं थे। जूलियन फरवरी 1904 में एक अहम विचार के साथ आइल ऑफ मैन गए। जूलियन बहुत बड़ी कार रेस आयोजित करना चाहते थे और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि आइल ऑफ मैन के अधिकारी तेज रफ्तार और मोटर स्पोर्ट के प्रति ज्यादा सहनशील रवैया अपनाएंगे, और ऑर्डू स्थानीय अधिकारियों को इस कदम के लिए मना पाने में सफल रहे। हाईलैंड्स नामक ट्रैक की तैयारी शुरू हुई, जिसकी लंबाई 52.15 मील थी, और ये यूरोपीय कार रेसिंग चैंपियनशिप के एक चरण के रूप में चुना गया था, और ये रेस 1905 में हुई थी। इस रेस का नाम इंटरनेशनल टूरिस्ट ट्रॉफी था। ये आयोजन 14 सितंबर को हुआ और 6 घंटे से अधिक समय तक चला। प्रतियोगिता में पहला स्थान जॉन नेपियर अरोल जॉन्स्टन कार ने जीता, पर्सी नॉर्थी रोल्स रॉयस दूसरे, और पायलट वीनो डी गेंगन नॉर्मन लिटिल जॉन तीसरे स्थान पर रहे। लेकिन ये इस ट्रैक पर पहली रेस नहीं थी। टूरिस्ट ट्रॉफी से पहले मैन द्वीप पर गॉर्डन बेनेट कप के लिए अंग्रेजी कारों की परीक्षण दौड़ें हुई। 14 सितंबर को दौड़ के लिए 58 प्रतिभागी तैयार थे, लेकिन उनमें से केवल 42 ने ही शुरुआत की। आधे से भी कम कारें पूरी दूरी यानी 335 और आधा किलोमीटर तय कर पाईं। अगले साल यानी 1906 में ऑटो ट्रायल फिर से आयोजित हुआ, और कारों की दौड़ के अगले दिन उसी मार्ग पर दो पहिया वाहनों की प्रतियोगिता कराने का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि हाईलैंड्स ट्रैक उस समय की ज्यादातर मोटरसाइकिलों के लिए सचमुच दुर्गम साबित हुई। उस दौर की कमजोर और काफी साधारण मोटरसाइकिलें इस ट्रैक के एक हिस्से की तीखी चढ़ाई और ढलान को पार करने में असमर्थ रहीं। वैसे उस समय की ज्यादातर मोटरसाइकिलें सिंगल स्पीड थीं, यानी गियरबॉक्स जैसा कुछ नहीं था, और क्रैंकशाफ्ट से सीधा पहिए तक ताकत पहुंचती थीं। इसके अलावा ब्रेक की बनावट, जो लंबे ढलानों पर बहुत जरूरी थी, भी काफी कमजोर थी। कुल मिलाकर आइल ऑफ मैन पर मोटरसाइकिल रेसिंग की पहली कोशिश नाकाम रही। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने रेस पूरी नहीं की। जॉर्ज कैम्बेल ने एरियल मोटरसाइकिल पर यह रूट फतह किया, और सबसे अच्छा परिणाम व औसत लैप स्पीड 48.34 किलोमीटर प्रति घंटा हासिल की। मुझे लगता है आप समझते हैं कि वो रेस सफल नहीं मानी जा सकती, जिसमें ज्यादातर प्रतिभागी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचे। आयोजन के आयोजकों ने सोचा कि अगले साल मोटरसाइकिल रेस के लिए एक और बेहतर रूट तैयार किया जाना चाहिए। 17 जनवरी 1907 को लंदन में आयोजित वार्षिक ऑटोमोटिव डिनर में द मोटरसाइकिल पत्रिका के संपादक ने नए रूट पर एक अलग मोटरसाइकिल रेस आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। इस रूट को सेंट जॉन्स नाम दिया गया, और इसकी लंबाई 15.85 मील थी। सबसे जरूरी था कि यह रास्ता समतल इलाके से जाता था, और इसमें 10 चक्कर लगाने थे। प्रतियोगिता 2 वर्गों में थी। सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिलें 1 गैलन में 90 मील, और डबल सिलेंडर मोटरसाइकिलें 1 गैलन में 75 मील। अगर इसे हमारी अधिक परिचित माप इकाइयों में बदलें तो यह 2.6 लीटर और 3.1 लीटर निकलता है। हाँ, पहली रेस में जो पागल लगने वाली टूरिस्ट ट्रॉफी थी, मुख्य ध्यान ईंधन की बचत, मोटरसाइकिल की टूरिंग उपयोगिता और उसकी मजबूती पर दिया गया था। 1 सिलेंडर वाली मोटरसाइकिल पर पहला स्थान चार्ली कोलियर ने हासिल किया, जो मैचलेस मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिसमें 500 सीसी का JAP इंजन था। अगले 2 स्थान ट्रायम्फ मोटरसाइकिलों ने हासिल किए, जिन पर जैक मार्शल और फ्रैंक हाल्बर्ट सवार थे। मार्टिन गेगर ने NSCU बाइक पर 5वां स्थान पाकर विदेशी निर्मित सर्वश्रेष्ठ तकनीक का खिताब जीता। सबसे ऊंचे 2 सिलेंडर वर्ग में पहला स्थान रैम फाउलर ने 5 हॉर्स पावर वाले नॉर्टन मोटरसाइकिल पर, जिसमें पेजो इंजन था, हासिल किया। फाउलर ने प्रति घंटे 69.05 किलोमीटर की रिकॉर्ड लैप गति दिखाई। 1 सिलेंडर वर्ग में कोलियर ने प्रति घंटे 67.28 किलोमीटर का परिणाम दिखाया। यह उल्लेख करना चाहिए कि जीत के करीब अन्य मोटरसाइकिल सवार भी थे। हालांकि आइल ऑफ मैन की रेस हमेशा तकनीक की सहनशक्ति और विभिन्न आकस्मिक घटनाओं से जुड़ी रही है, खासकर अपने शुरुआती दौर में।
ये रहे कुछ तथ्य। मंगलवार 28 मई 1907 को सुबह 10 बजे 25 मोटरसाइकिल सवारों ने आइल ऑफ मैन पर रेस शुरू की। पहले ही चक्कर में ट्रायम्फ पर सवार जैक मार्शल गिर गया और रेस जारी नहीं रख सका। वहीं फ्रैंक एपलबी जूनियर की 5 हॉर्स पावर वाली रेक्स का टायर पंचर हो गया। स्टैनली वेब को दूसरे चक्कर में अपनी ट्रायम्फ की ड्राइव बेल्ट ठीक करने के लिए रुकना पड़ा और तीसरे में एग्जॉस्ट वाल्व समस्या से वो रेस से बाहर हो गया। अनिवार्य 10 मिनट की रुकावट के दौरान ईंधन भरने के लिए ओलिवर गॉडफ्री को रेस छोड़नी पड़ी जब उसकी मोटरसाइकिल में आग लग गई। आखिरकार केवल 12 मोटरसाइकिलें ही फिनिश लाइन पार कर पाईं, यानी कुल का आधे से थोड़ा कम। मैं ये बता रहा हूं क्योंकि किसी भी रेस में कई घटनाएं और संयोग होते हैं जो परिणाम को प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर 1907 में दुनिया की सबसे महान मोटर रेसों में से एक की शुरुआत हुई थी। अगले कुछ सालों तक यानी 1910 तक रेसें सेंट जॉन्स मार्ग पर होती थीं। हालांकि रेस का विकास, उसके मार्ग का विकास और इसी के साथ मोटरसाइकिलों की बनावट का विकास समय की बात थी। और यकीन मानिए, टूरिस्ट ट्रॉफी ने मोटरसाइकिलों की बनावट सुधारने में अहम भूमिका निभाई है। अगर आप में से किसी ने सोचा कि अब हर साल और हर क्लास की रेस के नतीजों की घोषणा होगी, तो आप गलत हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और चूंकि इस रेस का बहुत अच्छा दस्तावेजीकरण किया गया है, तो जो भी चाहें वे इंटरनेट पर आसानी से अपनी पसंद की जानकारी ढूंढ सकते हैं। क्या आप रोचक तथ्य जानना चाहेंगे? क्या आप जानते हैं टूरिस्ट ट्रॉफी में 4 सिलेंडर इंजन वाली बाइक कब आई थी? ये आपकी सोच से भी पहले हुआ। नहीं, वो ना तो जापानी था और ना ही इतालवी, वह बेल्जियम का था। दूसरी टूरिस्ट ट्रॉफी में जो 1908 में मैन द्वीप पर हुई थी, फैब्रिक नेशनल हर्स्टल या सिर्फ एफएन कंपनी की 2 मोटरसाइकिलें शामिल हुई थीं। एफएन की तकनीक की एक बड़ी कमी थी, इसका वजन 1 और 2 सिलेंडर वाली प्रतियोगी बाइक से 1.5 गुना अधिक था। तब वजन को टिकाऊपन माना जाता था और एफएन मोटरसाइकिलें रेस आसानी व स्थिरता से पूरी करती थीं। वजन मतलब विश्वसनीयता है। क्लार्क नामक रेसर ने 1908 में मल्टी सिलेंडर तकनीक वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया था। एफएन कई बार टूरिस्ट ट्रॉफी में वापस आए। आखिरी बार यह 1931 में एक खास सिंगल सिलेंडर मॉडल के साथ हुआ था। हालांकि आरामदेह टूरिंग मोटरसाइकिलें बहुत जल्दी प्रतिस्पर्धी रहना बंद हो गईं। इस तरह 1913 में एफएन को 33वें और 36वें स्थान से ही संतोष करना पड़ा। आइए 1911 में चलते हैं। इस साल प्रतियोगिता पहली बार नई ट्रैक पर हुई, जिसका नाम था स्नैफल माउंटेन कोर्स। ये ट्रैक 60 किलोमीटर और 190 मीटर लंबा था। वैसे आधुनिक माउंटेन कोर्स ट्रैक का मार्ग 1911 के ट्रैक से बस थोड़ा ही अलग है। रेस की पूरी व्यवस्था ऑटो साइक्लिस्ट यूनियन ACU को सौंपी गई, जिसने लंबी पहाड़ी ट्रैक के उपयोग की घोषणा की। जूनियर रेस 30 जून को होनी थी और इसमें 4 चक्कर शामिल थे, जबकि सीनियर क्लास 3 जुलाई को 5 चक्करों के लिए थी। पहले ही 1909 में वर्गीकरण में कुछ बदलाव किए गए थे। जूनियर TT में 2 सिलेंडर और 1 सिलेंडर इंजन वाली मोटरसाइकिलें देखी जा सकती थीं। जूनियर TT में 350 सीसी तक की क्षमता वाली मोटरसाइकिलें भाग लेती थीं। सीनियर TT में 500 से 600 सीसी मोटरसाइकिलें होती थीं। हालांकि 1912 में ही सीनियर TT को सख्ती से 500 सीसी तक सीमित कर दिया गया था। ये उल्लेख करना चाहिए कि 1911 तक खुद रेस भी काफी परिपक्व हो चुकी थी। रेस देखने के लिए लोकप्रिय जगहों पर स्टैंड बनाए गए थे। इस आयोजन का व्यवसायीकरण हुआ, जिससे स्थानीय दर्शकों में नाराजगी पैदा हो गई। ये समझना जरूरी है कि 1910 के दशक में पहाड़ी रास्ता असल में घोड़ों और गाड़ियों के लिए एक पगडंडी थी, जिसमें खेतों के बीच अजीब से गेट भी शामिल थे। सुबह सबसे पहले घुड़सवार की जिम्मेदारी थी कि वो रास्ते में आने वाले सभी गेट खोल दे और आखिरी घुड़सवार की जिम्मेदारी थी कि वो उन्हें बंद कर दे। इसके अलावा इस रास्ते पर बिखरे हुए ढेर सारे कील और पहियों के रिम, कभी कभी सड़क पर घूमने वाले कुत्ते और भेड़ें और स्थानीय लोग भी थे, जो कभी कभी अपने घर से निकलकर सीधे मोटरसाइकिल के पहियों के सामने आ जाते थे। रैंसी से ब्रैंडीविल तक 13 किलोमीटर की नई जटिल चढ़ाई के लिए मोटरसाइकिल निर्माता कंपनियां भी तैयारी कर रही थीं। जूनियर क्लास में ब्रिटिश पर्सी इवेंट्स ने हम्बर मोटरसाइकिल पर जीत हासिल की, लेकिन सीनियर क्लास में भले ही टॉप 3 में 2 ब्रिटिश और 1 आयरिश थे, लेकिन ब्रिटिश तकनीक की प्रतिष्ठा को झटका लगा।
पहले 3 स्थान अमेरिकी मोटरसाइकिल इंडियन के थे। सबसे अच्छा परिणाम ओलिवर गॉडफ्री का था और दुर्भाग्य से 1911 इस बात के लिए भी यादगार है कि इसी साल रेस में पहली मौत दर्ज हुई थी। शुक्रवार 27 जून 1911 को रेस की तैयारी के दौरान अभ्यास सत्र में विक्टर सारिज क्रैग्सविल पहाड़ी के एक मुश्किल मोड़ से गुजर रहे थे जो ग्लेन हेलन ट्रैक सेक्शन के पास था। सारिज एक हेज में जा टकराए और उनकी गर्दन टूट गई। उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। 1912 में कई मोटरसाइकिल निर्माता कंपनियों ने ट्रैक को बेहद मुश्किल बताते हुए आइल ऑफ मैन रेस का बहिष्कार किया। हालांकि प्रतियोगिता हुई, भले ही इसमें प्रतिभागियों की संख्या कम थी। ये एक दिलचस्प उदाहरण है कि साधारण बारिश रेस के नतीजों को कैसे प्रभावित कर सकती है। 28 जून को जूनियर रेस बरसाती मौसम में हुई। सभी बेल्ट ड्राइव वाली गाड़ियां चेन ड्राइव वाली गाड़ियों के मुकाबले पिछड़ गईं। जूनियर टीटी में डगलस मोटरसाइकिलों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहला, दूसरा और चौथा स्थान हासिल किया। सीनियर टीटी में पहली बार 2 स्ट्रोक इंजन वाली स्कॉट मोटरसाइकिल ने जीत दर्ज की, जिसे फ्रैंक एपलबी चला रहे थे। 1913 खास था क्योंकि रेस में 2 चक्कर और जोड़ दिए गए थे। 1914 की रेस एक लंबा अंतराल आने से पहले आखिरी रेस थी, जिसकी वजह पहली विश्व युद्ध बनी। यह ध्यान देना चाहिए कि मैन द्वीप की रेस पहले कहें तो यह लंबे समय तक स्थानीय रेसरों और निर्माताओं का ही जमावड़ा थी। शायद इसकी वजह यह थी कि उनके लिए यह पहुंचना सबसे आसान था। अगर आप रेस के नतीजों की तालिका देखें तो 90% प्रतिभागी अंग्रेज, आयरिश, स्कॉटिश, वेल्श, मैन द्वीप के निवासी यानी कुल मिलाकर स्थानीय लड़के ही थे। विदेशी प्रतिभागियों में 1907 से सबसे सक्रिय जर्मन थे जो एनएसयू मोटरसाइकिलों पर दौड़ते थे। इसके अलावा अमेरिकी और इतालवी रेसर्स के नाम भी कभी-कभी दिखाई देते हैं। और 1913 में टूरिस्ट ट्रॉफी में रूसी बोरिस मिखाइलोविच क्रेमलेव ने ब्रिटिश रज मोटरसाइकिल पर हिस्सा लिया था। उस समय के सबसे अनुभवी रूसी मोटर स्पोर्ट्समैन को 1913 की अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट ट्रॉफी रेस में भाग लेने का ऐसा प्रस्ताव, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, मिला। बोरिस को नवीनतम रज मल्टी दिया गया, जिसमें 3.5 हॉर्स पावर का इंजन था। क्रेमलेव ने अपनी यात्रा और रेस की भागीदारी की रोचक यादें साझा की हैं। रेस से पहले की ट्रेनिंग में बोरिस याद करते हैं, मैं पुल की पत्थर दीवार से जोर से टकराया। टक्कर के वक्त ऐसा लगा जैसे मेरी सारी अंदरूनी चीजें फट गई हों। सांस रुक गई थी और जब मैं मलबे से बाहर निकला तो 2 मिनट तक हांफता रहा। फिर भी मैंने मोटरसाइकिल को साइड में खींच लिया क्योंकि वह अन्य रेसर्स के लिए बड़ा खतरा थी। 3 दिन बाद ठीक होने पर बोरिस क्रेमलेव को नई रज मोटरसाइकिल मिली और उन्होंने अभ्यास जारी रखा। पहाड़ी रेसिंग का अनुभव न होने पर भी रूसी मोटरसाइकिल सवार जल्दी ही टीम के सबसे मजबूत खिलाड़ियों में से एक बन गया और अपनी बहादुरी व दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए बहुत सम्मान पाया। नई रज मोटरसाइकिल के साथ वतन लौटने के बाद बोरिस क्रेमलेव ने पहली रूसी मोटो ओलंपियाड में भाग लिया। प्रतियोगिताएं अगस्त 1913 में कीव में आयोजित हुईं और अपने महत्व के कारण रूसी खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना बन गईं। खेलों के कार्यक्रम में 267 किलोमीटर लंबी सड़क मोटरसाइकिल रेस शामिल थी, जो कीव चेर्निगोव कीव मार्ग पर आयोजित हुई। प्रथम विश्व युद्ध के कारण टूरिस्ट ट्रॉफी रेस पूरे 5 साल 1915 से लेकर 1919 तक आयोजित नहीं की गई थी। 1920 में टूर्नामेंट फिर शुरू हुआ और मोटरसाइकिल चालकों में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। 1920 में पर्वतीय ट्रैक को वर्तमान लंबाई तक बढ़ा दिया गया, 37 और 3/4 मील यानी 60 किलोमीटर 752 मीटर। इस साल पहली बार दौड़ में 250 घन सेंटीमीटर इंजन क्षमता वाली मशीनें भाग ले रही हैं और 1922 में इतनी इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों को एक अलग वर्ग लाइट वेट टीटी में रखा जाएगा। 1 साल बाद लोकप्रिय साइडकार टीटी वर्ग शुरू होगा, यानी साइडकार वाली मोटरसाइकिलें। साइडकार 1923 से 1925 तक दौड़ में हिस्सा लेंगे। फिर 1951 से 1967 तक इन्हें फिर से शामिल किया जाएगा और 1977 से यह वर्ग दौड़ का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। 1923 में साइडकार मोटरसाइकिल वर्ग में जीत ड्राइवर फ्रेडी डिक्सन और साइडकार यात्री वॉल्टर डेनी ने
डगलस मोटरसाइकिल पर हासिल की। उन्होंने 3 चक्कर 2 घंटे 7 मिनट और 48 सेकंड में पूरे किए और औसत लैप गति का रिकॉर्ड 85.5 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज किया। 2 और 3 मिनट के अंतर से दूसरा और तीसरा स्थान नॉर्टन की मशीनों ने हासिल किया। और एक और दिलचस्प बात, 1923 में जूनियर टीटी में कॉटन मोटरसाइकिल पर 20 वर्षीय आयरिश रेसर ने जीत हासिल की, जिसका नाम स्टैनली था, स्टैनली वुड्स। यह उनकी आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी में पहली जीत थी और 1939 तक वुड्स 10 जीतों का गर्व से दावा कर सकते थे। वो अपने युग के सबसे महान रेसर्स में से एक बन जाएंगे, जिनके नाम कई मोटरसाइकिल ग्रां प्री और टूरिस्ट ट्रॉफी जीतें दर्ज होंगी। 30 के दशक के अंत तक आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाले रेसर्स का एक समूह बन गया था। एलेक बेनेट ने उस समय तक 5 जीत हासिल की थीं, वॉल हैंडली ने 4 जीतें और इसी तरह आगे। हर साल दिग्गज रेसर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। इस सूची में कई लोग हैं जिन्होंने टीटी में 20 से ज्यादा बार जीत दर्ज की है। उनके बारे में बाद में बताएंगे। सन 1924 में अल्ट्रा लाइटवेट टीटी नाम का एक नया क्लास शुरू किया गया, जिसमें इंजन की क्षमता 175 सीसी थी। इस क्लास की पहली रेस स्कॉटलैंड के जॉन एडम पोर्टर ने अपनी ब्रांड न्यू जेरार्ड मोटरसाइकिल से जीती। उन्होंने औसत गति 83.57 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई। 1926 से साइडकार टीटी और अल्ट्रा लाइटवेट टीटी रेस आयोजित नहीं हुई क्योंकि कोई आवेदन नहीं आया। ये उल्लेख करना चाहिए कि 1926 तक ट्रैक ने अपना मार्ग बदले बिना काफी बदलाव देखे थे। सदी की शुरुआत में जो मिट्टी, पत्थर की पगडंडी भेड़ चराने वालों और बैलगाड़ियों के लिए थी, वो अब डामर की सड़क में बदल गई थी। यहाँ तक कि स्नाफिल चोटी के पास पहाड़ी हिस्से को भी 1926 तक डामर से ढक दिया गया था। इन बदलावों और मोटरसाइकिलों की बनावट में हुए विकास के कारण रेस में गति में काफी बढ़ोतरी हुई, चाहे वह अधिकतम गति हो या औसत लैप स्पीड। यह एक उदाहरण है। 1920 में औसत लैप स्पीड का रिकॉर्ड 88.5 किलोमीटर प्रति घंटा था और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तक यह आंकड़ा बढ़कर 146.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया था। ऐसा परिणाम हैरोल्ड डैनियल ने 1938 के सीनियर टीटी में जीत की ओर बढ़ते हुए दिखाया था। पहले ही 1931 में रेस में अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर चली गई थी। 1926 कई अन्य घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। पहली घटना शराब आधारित ईंधन पर रोक थी, जिससे रेसर्स और टीमों को सिर्फ पेट्रोल इस्तेमाल करना पड़ा। प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा बढ़ने पर बियाची, गोरेल्ली व मोटो गुज्जी जैसे कई इतालवी ब्रांड्स ने भाग लेना शुरू किया। सन 1926 की लाइटवेट टीटी रेस मैनद्वीप पर टूरिस्ट ट्रॉफी रेसिंग के इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बन गई, जिसे द मोटरसाइकिल पत्रिका ने गुज्जी की घटना कहा। इटालवी रेसर पिएत्रो गेर्सी को मोटो गुज्जी में अलग इग्निशन स्पार्क प्लग के कारण दूसरा स्थान खोना पड़ा। इतालवी चुनौती के बावजूद पोडियम पूरी तरह ब्रिटिश मोटरसाइकिलों के नाम रहा, लेकिन अगले ही साल 1927 में 205 सीसी क्लास में दूसरे स्थान पर मोटो गुज्जी पर लुइजी अर्कांजेली चमक रहे थे। आयरिश सागर के उस द्वीप की रेस अब और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हो गई थी। 1930 में दक्षिण अफ्रीका के जो सार्किस और जापान के केंजो तादा ने टूरिस्ट ट्रॉफी में हिस्सा लिया। केंजो तादा मैन द्वीप रेस के पहले एशियाई प्रतिभागी थे। 1935 में सीनियर टीटी में पहली बार मोटो गुज्जी नामक इतालवी मोटरसाइकिल ने स्टैनली वुड्स के साथ जीत दर्ज की। जिम गैट्री नॉर्टन मोटरसाइकिल पर दूसरे स्थान पर रहे और सिर्फ 4 सेकंड पीछे थे। और 1935 से टूरिस्ट ट्रॉफी में नाजी जर्मनी के रेसर और तकनीक भी दिखने लगते हैं। 2 महीने पहले आई सुपरचार्ज्ड मोटरसाइकिलों के बड़े एपिसोड में यह जानकारी दी गई थी। वैसे जिसने वो एपिसोड नहीं देखा, उसे मैं वो एपिसोड देखने की सलाह देता हूं। नाजियों और हिटलर के सत्ता में आने के बाद जर्मन खिलाड़ियों का मकसद दुनिया के सामने जर्मन राष्ट्र की श्रेष्ठता दिखाना था। रेसर अपना कौशल और अनुभव बढ़ा रहे थे और कार और मोटरसाइकिल निर्माताओं को रेसिंग प्रोग्राम और तकनीक के विकास के लिए भारी धनराशि दी गई थी। हर साल डीकेवी, एनएसयू और बीएमडब्ल्यू की तकनीक ब्रिटिशों को और ज्यादा कड़ी टक्कर देने लगी। सन 1936 में आर्थर गाइज ने डीकेवी पर 250 सीसी क्लास में तीसरा स्थान हासिल किया और 2 साल बाद 1938 में एवाल्ड क्लूगे ने
सुपरचार्ज डीकेवी मोटरसाइकिल पर। वैसे 1936 में भी डीकेवी सुपरचार्ज था और उस समय यह तकनीक रेस में वैध थी। लाइट वेट टीटी में जीत हासिल की। सन 1939। हवा में पहले से ही महान युद्ध की आहट महसूस होने लगी थी। स्टैनली वुड्स 10वीं बार टीटी में जीतते हैं और सीनियर क्लास में पहली बार इस रेस के इतिहास में एक गैर ब्रिटिश रेसर जीतता है। ये जर्मन जॉर्ज मेयर थे जो BMW RS 255 मोटरसाइकिल पर सवार थे जिसमें कंप्रेसर लगा था। अभ्यास राउंड के दौरान मेयर ने 220 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार हासिल की थी। यहां तक कि कम समझने वाले दर्शक भी जान गए थे कि सीनियर टीटी में ब्रिटिश तकनीक और रेसर्स के लिए मुश्किलें होंगी। उम्मीद थी कि या तो दोनों BMW मोटरसाइकिलें रेस में टिक नहीं पाएंगी या बारिश हो जाएगी। BMW के लिए जो भारी और कम फुर्तीले थे लेकिन सीधे रास्तों पर ब्रिटिश बाइकों से तेज थे, गीली सड़क सतह एक निर्णायक कारक बन सकती थी। इनमें से कुछ नहीं हुआ। जॉर्ज मेयर ने जीत हासिल की, जबकि मुख्य रेस से कुछ दिन पहले अपने तीसरे राइडर कार्ल गाले की ट्रेनिंग के दौरान मौत के कारण BMW टीम ने रेस में न उतरने की योजना बनाई थी। कल्पना कीजिए, ये ब्रिटिश आत्मसम्मान के लिए कितनी बड़ी चोट थी। 30 साल तक कुछ अपवाद छोड़कर उनकी तकनीक सभी वर्गों में हावी थी। जवाब में जर्मनों को टक्कर देने के लिए ब्रिटिश मोटरसाइकिल उद्योग ने 2 सुपरचार्ज्ड मोटरसाइकिलें पेश कीं, AJS V4 और वेलोसेट रोरर। 2 AJS ने 1939 के टीटी में हिस्सा लिया था। कूलिंग सिस्टम की समस्याओं और रेडिएटर में बार-बार पानी डालने से वे सिर्फ 11वें और 13वें स्थान पर रहे। वेलोसेट रोरर इंजीनियरिंग का शानदार नमूना था और BMW से अच्छी तरह मुकाबला कर सकता था। यह सिर्फ सिद्धांत में था। 1939 तक रोअर एक अधूरा प्रोटोटाइप ही था। 1939 में स्टैनली वुड्स ने आइल ऑफ मैन की प्रैक्टिस राइड्स पर सार्वजनिक रूप से कंप्रेसर वेलोसेट का परीक्षण किया। ब्रिटिश टीम अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को दिखाना चाहती थी कि वे नाजी सरकार की फंडिंग के बिना भी सबसे उन्नत मोटरसाइकिलें बना सकते हैं। रोरर ट्रैक पर सिर्फ एक बार दौड़ा। कौन जानता है, अगर सुपरचार्ज मोटरसाइकिलों की टक्कर जारी रहती तो क्या होता। हालांकि जो होना था वही हुआ। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और इस घटना के कारण आइल ऑफ मैन पर रेसिंग का आयोजन बेहतर समय आने तक स्थगित कर दिया गया। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टूरिस्ट ट्रॉफी रेस को फिर शुरू करने की बात होने लगी। ये 1947 में हुआ और कार्यक्रम 9 से 13 जून तक आयोजित होने वाला था और क्लबमैन वर्ग को प्रोडक्शन मोटरसाइकिलों के लिए लाइट वेट, जूनियर और सीनियर श्रेणियों में जोड़ा गया। इसलिए कुल मिलाकर केवल 6 रेस थीं। यह ध्यान देने योग्य है कि युद्ध के बाद की रेसों में कुछ वर्षों तक तकनीक की गति युद्ध से पहले की तुलना में कम थी। इसका कारण था तकनीकी पुर्जों की गुणवत्ता में गिरावट और ईंधन की गुणवत्ता। यह अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल महासंघ द्वारा रेसिंग मशीनों में सुपरचार्जिंग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध भी एक कारण हो सकता है। अभी 3 साल और लगेंगे इससे पहले कि हैरोल्ड डैनियल का 1938 का लैप स्पीड रिकॉर्ड टूटे। ट्रैक का विकास जारी रहा, जैसे पहाड़ी मार्ग के कई हिस्सों को चौड़ा किया गया। 1948 में क्लबमैन सीनियर रेस में 1000 सीसी तक के इंजन वाली मोटरसाइकिलों को भाग लेने की अनुमति थी और इस प्रतियोगिता के चरण में शानदार HRD विंसेंट मशीनों ने 1 लीटर V-ट्विंस के साथ सही तौर पर पहले 2 स्थान हासिल किए। इसके अलावा 1948 के अंत में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट फेडरेशन की बैठक में यह फैसला किया गया कि मोटरसाइकिल वर्ल्ड चैंपियनशिप ग्रां प्री के सिद्धांत पर आयोजित की जाएगी। इसमें इंजन की क्षमता के आधार पर 4 श्रेणियां होंगी: 500, 350, 250 और 125 सीसी। ये हर साल 6 रेसों की श्रृंखला होगी, जिसमें हर रेस में स्थान और सबसे तेज लैप के लिए अंक मिलेंगे। और आइल ऑफ मैन पर पहले से ही प्रसिद्ध हो चुका इवेंट 1976 तक वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक चरण के रूप में शामिल रहेगा। ये ऐतिहासिक घटना आइल ऑफ मैन पर और अधिक मोटरसाइकिल निर्माताओं और श्रेष्ठ रेसर्स को आकर्षित करेगी। ये आइल ऑफ मैन पर रेसिंग का सबसे शानदार दौरों में से एक था। 50 के दशक में टूरिस्ट ट्रॉफी में इटालियन कंपनियां मोंडियल, MV अगस्ता, जिलेरा, मोटो गुज्जी शामिल होंगी। सन 1957 में स्कॉटलैंड के बॉब मैकेंटायर पहले रेसर बने जिन्होंने माउंटेन ट्रैक पर एक लैप 100 मील प्रति घंटे से अधिक की औसत रफ्तार से पूरा किया और यह 160.9 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह जेफ ड्यूक के लिए निराशाजनक था
जो 2 साल पहले गिलेरा मोटरसाइकिल पर उस जादुई 100 के आंकड़े के करीब पहुंचे थे। तब उन्होंने एक चक्कर 99.97 मील प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा किया था। 1954 से 1959 तक कुछ खास रेसों के लिए, खासकर साइडकार, अल्ट्रा लाइटवेट और लाइटवेट क्लास में 1955 से एक अलग ट्रैक का इस्तेमाल किया गया। इसे क्लिप्स कोर्स कहा जाता था और ये डगलस शहर के उपनगर में 17 किलोमीटर 570 मीटर लंबा रूट था। ये ट्रैक खासतौर पर 1954 सीजन के लिए अल्ट्रा लाइटवेट क्लास और साइडकार के लिए तैयार किया गया था। 1954 इस बात के लिए भी खास है कि टूरिस्ट ट्रॉफी में पहली बार एक महिला ने हिस्सा लिया। वो थीं जर्मन इंगे स्टोल। वो साइडकार में पैसेंजर थीं, क्योंकि मोटरसाइकिल रेस में ये जिम्मेदार और महत्वपूर्ण काम होता है। हैंडलबार पर फ्रांसीसी जाक ड्रियोन थे। दोनों नॉर्टन मोटरसाइकिल पर रेस कर रहे थे। पहली महिला जो ऑयल ऑफ मैन पर सोलो मोटरसाइकिल के हैंडलबार पर बैठी, वो लंदन की रेसर बैरल स्वेन थीं। ये 1962 में हुआ था। स्वेन ने 50 सीसी क्लास में आइटॉम मोटरसाइकिल पर हिस्सा लिया था। बैरल ने 25 में से 22वें स्थान पर फिनिश किया और पहाड़ी ट्रैक के 2 लैप पूरे किए। उनकी औसत गति 77.73 किलोमीटर प्रति घंटा रही। एक महिला का मोटरसाइकिल पायलट के रूप में भाग लेना एक दिलचस्प मिसाल थी। इस घटना के चलते एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। फिनिश लाइन पार करते ही इंग्लैंड की महिला ने प्रेस से आत्मविश्वास से कहा कि वह फिर टूरिस्ट ट्रॉफी में भाग लेंगी और बेहतर परिणाम की उम्मीद रखती हैं। जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल महासंघ ने बैरल स्वेन की अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग लाइसेंस रद्द कर दी। अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल महासंघ ने स्वीकारा कि मैन द्वीप रेस महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक है। अगर कोई पुरुष रेसर टूरिस्ट ट्रॉफी ट्रैक पर घायल या मरता है तो वह अलग बात है, लेकिन आयोजक इस जोखिम के लिए तैयार नहीं थे कि यह किसी महिला के साथ हो। यह फैसला उस दौर की सोच का प्रतीक था। हम कितनी अजीब दुनिया में है ना। ऐसा ही एक और मामला 1978 में हुआ था। हिलरी मैसन 70 के दशक की शुरुआत में कई मोटर रेस में भाग लेती थीं। 1977 में जब वो पहले ही 2 बार मैन द्वीप पर दर्शक के रूप में जा चुकी थीं, तो उनके मन में इस रेस में भाग लेने का विचार आया। हिलरी को लाइसेंस मिला और उन्होंने 1978 में पहली रेस में हिस्सा लिया, जिसमें वो 15वें स्थान पर रहीं। उन्होंने 1978 से 1985 तक लगातार 8 टूर्नामेंट खेले। हालांकि महिलाओं के लिए टूरिस्ट ट्रॉफी में भाग लेने पर प्रतिबंध 1989 तक बना रहा। चलिए अब 50 के दशक के अंत और 60 के दशक की शुरुआत में लौटते हैं। यह समय टूरिस्ट ट्रॉफी का स्वर्णिम युग था, जब जॉन सर्टीज, माइक हेलवुड, जियाकोमो एगोस्तिनी, फिल रीड और जिम रेडमैन जैसे रेसर तकनीक, ट्रैक और एक दूसरे के साथ रोमांचक मुकाबलों में हिस्सा लेते थे। ये युग इस वजह से भी खास है कि 1959 में जापानी कंपनी होंडा मैन द्वीप पर आई और जल्द ही उसके बाद कावासाकी, सुजुकी और यामाहा जैसी अन्य प्रमुख जापानी कंपनियां भी आईं। होंडा से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। पहले ही 1954 में सोइचिरो होंडा और कियोशी कावाशिमा अमेरिका और यूरोप की यात्रा पर गए थे। वे विदेशी उत्पादन देख रहे थे, अनुभव का अध्ययन कर रहे थे और कंपनी के लिए उपकरण खरीद रहे थे। इस यात्रा के दौरान वे आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी पहुंचे। इन रेसों ने सोइचिरो होंडा पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने खुद से वादा किया कि जल्द ही उनकी मोटरसाइकिलें भी इस इवेंट में भाग लेंगी और जीतेंगी। 54वें साल की टूरिस्ट ट्रॉफी में सोइचिरो का खास ध्यान एनएसयू टेक्निक पर गया। जर्मन ब्रांड की टीम खुद गर्व से होंडा को अपनी तकनीकें बता रही थी। कुल मिलाकर जापानियों का स्वागत दोस्ताना माहौल में किया गया और यूरोपीय लोगों ने उन्हें रेसिंग में संभावित प्रतिस्पर्धा के रूप में कोई खतरा नहीं माना। उस समय उगते सूरज के देश में हल्की, कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें बनाई जाती थी, जो यूरोपीय रेसिंग मोटरसाइकिलों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थी, और ये एक गलत धारणा थी। 1959 में होंडा कंपनी की मोटरसाइकिलों ने मैन द्वीप पर 125 सीसी वर्ग में डेब्यू किया। सबसे अच्छा परिणाम रेसर नाओमी तानिगुची का 6ठा स्थान था। एक साल बाद होंडा 2 वर्गों में भाग ले रही थी, 125 और 250। जापानी रेसर अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर दे रहे थे। हल्के वर्ग में चौथा, 5वां और अति हल्के वर्ग में 5वां से 9वां स्थान। हालांकि अब आइए 61वें साल के नतीजों पर नजर डालते हैं। इस समय तक जापान की कंपनी ने विश्व स्तर के रेसर्स का समर्थन हासिल कर लिया था और नतीजा अनुमानित था। क्लास 125 सीसी में
पहले 5 स्थान सबसे अच्छा परिणाम माइक हेलवुड का था और क्लास 250 में भी पहले 5 स्थान और फिर से सबसे अच्छा परिणाम माइक हेलवुड का था। वैसे 250 सीसी में होंडा के बाद छठे स्थान पर यामाहा थी, जिसके राइडर फूमियो ईतो थे। 61वां साल पहला साल था जब रेस में जापानी तकनीक ने जीत हासिल की थी। अगर हम परिणामों की तालिका देखें तो उस दौर में जब मैन द्वीप पर टूरिस्ट ट्रॉफी मोटो ग्रांड प्री का हिस्सा थी, सबसे ज्यादा जीतें इन ब्रांड्स को मिलीं। एमवी अगुस्ता 33, यामाहा 21 जीत, होंडा 18, नॉर्टन 12, मोटो गुज्जी और सुजुकी 7-7। बाकी ब्रांड्स की जीतें इससे कम थीं। जापानियों ने अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ दिया। 60 के दशक की शुरुआत में बड़े क्लासेस में इटालियन और ब्रिटिश तकनीक का दबदबा था, लेकिन ब्रिटिशों का यह दबदबा ज्यादा देर नहीं चला। ब्रिटिश मोटरसाइकिल उद्योग का संकट अब दूर नहीं था और खाली जगह ज्यादा देर खाली नहीं रहती। ये खाली जगह इटली और जापान की तकनीक ने और भर दी। इस प्रक्रिया के साथ दूसरी प्रक्रिया भी चल रही थी। जैसा कि आप याद करेंगे, 49 से 76 तक ये रेस वर्ल्ड ग्रां प्री का एक चरण थी। इससे इस इवेंट को और भी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मिली। नतीजतन हर साल यहां प्रतिभागियों की संख्या बढ़ती गई। तकनीक लगातार विकसित हो रही थी और रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। केवल ट्रैक की सुरक्षा में खास सुधार नहीं हुआ था, इस दिशा में कुछ काम हुए, जैसे ट्रैक के हिस्सों का चौड़ीकरण, सुधार और तीखे मोड़ों पर नरम बैरियर लगाना। हालांकि इससे ट्रैक की संरचना नहीं बदली, वहां अब भी कई खतरनाक जगहें थीं और जहां दूसरी मोटो जीपी ट्रैकें खास तौर पर बनाई गई थीं और उनमें रेसर्स की सुरक्षा के लिए समय के साथ अच्छी व्यवस्था की गई थी, वहीं मैन द्वीप पर माउंटेन कोर्स अभी भी नागरिक परिवहन व्यवस्था का हिस्सा था। सड़क किनारे घर, झाड़ियां और खेतों के पास पत्थर की दीवारें थीं। अगर आप टूरिस्ट ट्रॉफी में घातक हादसों के आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे कि कुल मिलाकर ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, और खासकर उस दौर में जब आइल ऑफ मैन पर ग्रां प्री आयोजित की जाती थी। हर साल इस रेस में मोटरसाइकिल सवारों की मौत होती है। 1937 से लेकर अब तक सिर्फ एक साल ऐसा था जब कोई मौत नहीं हुई, 1982, वरना हर साल कम से कम एक और कुछ सालों में तो इससे भी कहीं ज्यादा। 1952 में 5 राइडर्स, 1961 में 5 राइडर्स, अगले साल 1962 में इस सूची में 6 और जोड़ लीजिए, 1970 में 7। मैं तो सिर्फ सबसे दुखद सालों की बात कर रहा हूं। ये तब भी और अब भी मौतों का खूनी सिलसिला रहा है। साथ ही कई गैर घातक हादसे और विभिन्न चोटें भी शामिल करें। मैन द्वीप पर हादसे रेसर्स के साथ साथ मार्शल्स और दर्शकों के साथ भी हुए हैं। मार्शल्स वे होते हैं जो रेस का संचालन करते हैं। वे स्टार्टिंग ग्रिड, पिटलेन और ट्रैक के खतरनाक हिस्सों में रेसर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और झंडों से पायलटों को ट्रैक की स्थिति बताते हैं। साल 1972 में यह घटना होती है। इटालियन रेसर जिल्बर्तो पार्लोती की मौत हो जाती है। उनके करीबी दोस्त और मशहूर मोटो राइडर जियाकोमो अगोस्तिनी, जिन्होंने इस साल एमवी अगुस्ता मोटरसाइकिल पर 500 और 350 सीसी क्लास में जीत हासिल की, ने कहा कि वे अब आइल ऑफ मैन रेस में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए बेहद खतरनाक है। यह आपत्तिजनक है कि ऐसी रेस को मोटो ग्रां प्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसमें प्रोफेशनल राइडर्स को आना पड़ता है। अगोस्तिनी के बाद कई और खिलाड़ी बहिष्कार में जुड़ गए। 1976 तक टीटी में कुछ ही मशहूर राइडर रह गए थे, बाकी ने खुद को अलग कर लिया था। 1976 की टूरिस्ट ट्रॉफी के बाद अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल महासंघ ने घोषणा की कि आयरिश सागर के द्वीप पर ग्रां प्री कैलेंडर की प्रतिष्ठित रेस से वर्ल्ड चैंपियनशिप का दर्जा हटा लिया जाएगा। 1977 में ग्रां प्री का यह चरण सिल्वर स्टोन ट्रैक पर चला गया, जिससे आइल ऑफ मैन इवेंट का अस्तित्व सवालों में पड़ गया। सत्तर के दशक के दूसरे हिस्से में माना गया कि ग्रां प्री कैलेंडर से रेस हटने और कई रेसर्स के जाने के बाद इवेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ और। इवेंट के बॉस इसे खत्म नहीं करना चाहते थे और रेस को फिर से प्रारूपित करने के लिए एसीयू से बात कर रहे थे। कोई भी इतना प्रसिद्ध रेसिंग इवेंट खोना नहीं चाहता था। 1977 से मैन द्वीप पर टूरिस्ट ट्रॉफी के तहत
फॉर्मूला टीटी इवेंट को अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग स्टेटस बनाए रखने और विकसित करने हेतु इंटरनेशनल मोटरसाइकिल फेडरेशन के संरक्षण में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रारूप में रेसें 1990 तक होती रहीं। मशीनें 2 स्ट्रोक व 4 स्ट्रोक में बांटी गईं और फिर क्षमता अनुसार 3 श्रेणियों में वर्गीकृत हुईं। ये तालिका नियम स्पष्ट रूप से दिखाती है। पहले 3 साल तीनों फॉर्मूले मैन द्वीप पर हुए। बाद में अल्स्टर ग्रैंड प्री जैसे अन्य इवेंट्स भी जुड़े। मैन द्वीप पर रेसिंग का ये दौर ऐसे रेसर्स को जन्म देगा जो जीतों में पुराने ग्रां प्री खिलाड़ियों से भी आगे निकल जाएंगे। 1977 में वैसे यह रेस जयंती रेस थी। जोई डनलप ने टूरिस्ट ट्रॉफी में अपनी पहली जीत हासिल की। ये डनलप की 26 में से पहली जीत थी और आज तक टूरिस्ट ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा जीत का ये एकदम रिकॉर्ड है। जोई ने उल्स्टर ग्रांड प्री में 24 और नॉर्थ वेस्ट 200 में 13 बार जीत हासिल की, साथ ही कई छोटी रेसों में भी जीत दर्ज की। सच ये है कि एक व्यक्ति है जिसके पास 24वें साल की शुरुआत तक टूरिस्ट ट्रॉफी में 25 जीते हैं और आगे इन्हें बढ़ाने का पूरा मौका है। ये जोई का भतीजा और रॉबर्ट डनलप का बेटा माइकल डनलप है। वैसे रॉबर्ट भी एक रेसर थे। आइए डनलप सीनियर की ओर लौटते हैं, जो एक लेजेंड हैं। 80-90 के दशक में आइल ऑफ मैन पर उनका दबदबा था। रेस के दौरान वे कई हादसों का शिकार हुए, ठीक होकर फिर जीत भी हासिल की। 85 में वे एक जहाज दुर्घटना में बाल बाल बचे थे, जब वह जहाज उन्हें कुछ रेसर्स और उनकी मशीनों को आइल ऑफ मैन ले जा रहा था। यह घटना 23 मई को हुई थी। जहाज डूब गया था और लड़कों की किस्मत अच्छी थी कि समय पर बचाव दल आ गया। उनके मोटरसाइकिल डूबे हुए जहाज में नीचे गोताखोरों द्वारा पाए गए थे। मोटरसाइकिल रेसर्स भी टेस्ट पायलट्स जैसे होते हैं। ये काम रोमांचक है और इसमें खूब अनुभव व एड्रेनलिन मिलता है। हालांकि हर साहसी इंसान बुढ़ापे तक नहीं पहुंच पाता। अफसोस यही जोई डनलप के साथ भी हुआ। 2000 में टालिन, एस्टोनिया में 125 सीसी रेस के दौरान उनकी मौत हो गई। तब उनकी उम्र 48 साल थी। उत्तरी आयरलैंड, आइल ऑफ मैन और मोटरसाइकिल समुदाय के लिए यह एक सच्ची त्रासदी थी। मुझे लगता है आपने आइल ऑफ मैन पर रेसर की कांस्य प्रतिमा की तस्वीर देखी होगी। वह जोई को समर्पित है। उसके नाम पर कई बायोग्राफिकल फिल्में और माउंटेन कोर्स के एक मोर का नाम रखा गया है। और आज भी टूरिस्ट ट्रॉफी में सबसे सफल रेसर को जोई डनलप कप दिया जाता है। उनके 2 भतीजे माइकल और विलियम उन्हीं की राह पर चले। विलियम को कोई सफलता या जीत नहीं मिली। वो टूरिस्ट ट्रॉफी में सिर्फ 6 बार पोडियम पर पहुंचे, यानी दूसरा या तीसरा स्थान मिला। दुर्भाग्य से वो 2018 में स्कैरिस 100 रेस के दौरान मारे गए। लेकिन उनके भाई माइकल ज्यादा सफल रहे। उन्होंने पहली बार आइल ऑफ मैन में 2007 में भाग लिया था और 2009 में ही जीत हासिल कर ली थी। 2023 में उन्होंने 4 अलग-अलग वर्गों में जीत हासिल की: सुपर बाइक, सुपर स्पोर्ट, सुपर स्टॉक और लाइट वेट। इस समय उनके पास 25 जीते हैं। यह उनके चाचा से एक कम है और अभी बहुत कुछ बाकी है। चलिए 1977 में वापस चलते हैं। इस साल आइल ऑफ मैन रेस ने हमेशा के लिए अपनी खास पहचान बना ली। यह एक खतरनाक लेकिन साथ ही रोमांचक और प्रतिष्ठित आयोजन होगा। कुछ समय तक फॉर्मूला एटीटी प्रतिष्ठा बनाए रखने में सहायक रही। मैं साइडकार्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जैसा कि मैंने कहानी के दौरान बताया था, 1954 से 1959 तक साइडकार्स क्लिप्स ट्रैक पर दौड़ते थे और 1960 से 1976 तक चैंपियनशिप स्नफल माउंटेन कोर्स ट्रैक पर आयोजित की जाती थी। इंजन की क्षमता 500 घन सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं थी। लगभग उसी समय 1968 से 1974 के बीच चैंपियनशिप के बाहर 750 घन सेंटीमीटर तक की इंजन क्षमता वाली साइडकार्स की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थीं। इस बेहतरीन तकनीक को 1970-71 में कार्यक्रम के पुनर्गठन के समय भी नहीं भुलाया गया। 1975 से 1989 के बीच 1 लीटर तक की इंजन क्षमता वाली तकनीक को अनुमति दी गई थी। 1970-71 में पहली बार साइडकार मोटरसाइकिल जोड़ी ने रेस इतिहास में 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार पार की। डिक ग्रिजली और मिक स्किल्स ने यामाहा पर पहाड़ी ट्रैक औसतन 100.59 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया। ध्यान दें, ये वही साइडकार नहीं थे जो 15-20 साल पहले थे। तेज जापानी इंजन रेस जीतने लगे। नॉर्टन का सिंगल सिलेंडर और BMW के बॉक्सर इंजन इतिहास बन गए। साल 1990 में साइडकार मोटरसाइकिलों के लिए नियम फिर से बदल दिए गए। अब 4 स्ट्रोक इंजन की क्षमता 600 सीसी
और 2 स्ट्रोक के लिए 350 सीसी तक सीमित कर दी गई थी। ये नियम आज भी लागू है। अब साइडकार क्लास में जापानी ब्रांड्स के इनलाइन 4 इंजन का दबदबा है। आइल ऑफ मैन के डेव मुलिने साइड कार क्लास के सबसे सफल रेसर हैं, जिन्होंने टीटी में 17 जीत और 30 बार पोडियम हासिल किया है। डेव की जीतों की संख्या उन्हें टूरिस्ट ट्रॉफी के सबसे सफल रेसर्स की सूची में चौथे स्थान पर रखती है, जोई और माइकल डनलप और जॉन मैगनेस के बाद। मॉली, जैसा कि उन्हें अक्सर कहा जाता है, ने 2015 में एक नया रिकॉर्ड बनाया था। औसत लैप स्पीड 187.95 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि इस समय तक यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के बेन और टॉम बिर्चिल ने तोड़ दिया है। उन्होंने 2023 में होंडा CBR 600 इंजन वाले साइडकार मोटरसाइकिल पर 194.16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल की थी। बिर्चिल भाई तेजी से मोलिने को पकड़ रहे हैं। टॉम और बेन के पास पहले से 14 जीते हैं। साल 1978 में अमेरिकी ग्रां प्री के सितारे पैट हेनन ने पहली बार सुजुकी 500 पर 20 मिनट से कम समय में माउंटेन सर्किट पूरा किया था। 11 साल की गैर मौजूदगी के बाद माइक हेलवुड 1978 में टीटी में लौटे और आते ही फॉर्मूला 1 रेस जीत ली। एक साल बाद उन्होंने टूरिस्ट ट्रॉफी रेस में अपनी 14वीं और अंतिम जीत दर्ज की। कार्ल फोगाटी के आइल ऑफ मैन पहुंचने पर, जो बाद में सुपरबाइक वर्ल्ड चैंपियन बने, कार्ल और स्कॉटलैंड के हिस्लोप के बीच महाकाव्य रेसों की शुरुआत हुई। इस संघर्ष की पराकाष्ठा 1992 के सीनियर टीटी रेस में होगी। फोगाटी यामाहा की 750 सीसी बाइक पर रेस कर रहे थे, जबकि हिस्लोप रोटरी नॉर्टन RCW 588 पर थे। इस जोड़ी ने जबरदस्त मुकाबले में लैप रिकॉर्ड तोड़ दिया। हिस्लोप ने ये रेस सिर्फ 4 सेकंड के मामूली अंतर से जीती। ये नॉर्टन की 3 दशकों बाद मिली बहुप्रतीक्षित जीत थी। पिछली जीत 1961 में हुई थी। 1989 में आइल ऑफ मैन के पर्यटन विभाग ने इस कार्यक्रम को आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी फेस्टिवल में बदल दिया। इसमें नई रेस प्रतियोगिताएं शामिल की गईं, जिनमें 1989 में टीटी के दौरान क्लासिक रेस और उसके बाद 1991 में पोस्ट टीटी रेस शामिल थीं। दोनों ही रेस बेलाउन ट्रैक पर आयोजित की गईं, जो कैसलटाउन के पास है। सन 2000 के दशक में माइकल डनलप से कुछ पहले इंग्लैंड के रेसर जॉन वॉरेन मैगिनेस का सितारा चमकने लगा। उन्होंने पहली बार टूरिस्ट ट्रॉफी में 1999 में 250 सीसी के हल्के वर्ग में जीत हासिल की थी और उनकी आखिरी यानी 23वीं जीत, जो उन्हें कुल जीतों की संख्या में तीसरे स्थान पर रखती है, 2015 में सीनियर टीटी में आई थी। मैंने सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाले रेसर्स का जिक्र किया, इसमें इयान हचिंसन को नहीं भूल सकते। ये अंग्रेज रेसर आमतौर पर बंद सार्वजनिक सड़कों पर होने वाले इवेंट्स में माहिर हैं, जैसे कि आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी, नॉर्थ वेस्ट 200 और अल्स्टर ग्रां प्री। 2007 से 2017 के बीच हचिंसन ने टीटी में 16 बार जीत हासिल की। 2008 में ही इस कार्यक्रम में पर्यावरण जागरूकता थी। अगले साल 2009 में कुछ लोगों की पहल पर, खासकर अजार हुसैन और हर्ष पोटल की शून्य उत्सर्जन वाली रेस का आयोजन किया गया, TTX GP। 2009 का ये चरण एक ऐसी रेस थी जिसमें मोटरसाइकिलें पहाड़ी ट्रैक पर एक चक्कर लगाती थीं, जो बिना कार्बन ईंधन के चलती थीं और जिनसे कोई विषैला या हानिकारक उत्सर्जन नहीं होता था। इसका मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें, हाइड्रोजन पर चलने वाले आंतरिक दहन इंजन वाली तकनीक और हाइब्रिड्स हिस्सा ले सकते थे। इस इवेंट में मोटोसिस, मिशन मोटर्स और ईवो डिजाइन की खास मोटरसाइकिलें देखने लायक रहीं। इस चरण में रॉब बार्बर ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल एजनी X01 पर जीत हासिल की। साल 2010 में यह चरण विकसित होकर TT0 बन गया। अब यहाँ केवल इलेक्ट्रिक मोटर वाली तकनीक ही भाग लेती थी। पहली जीरो रेस 2010 की मार्क मिलर ने मोटरसाइकिल मोटोसिस E1PC पर जीतकर अमेरिका के पहले विजेता बने। मिलर ने औसत लैप स्पीड 155.82 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई। मोटोसिस भी पहला अमेरिकी निर्मित मोटरसाइकिल था जिसने मैन द्वीप पर टूरिस्ट ट्रॉफी रेस जीती, जब से ओलिवर गॉडफ्री ने 1911 के सीनियर टीटी में इंडियन पर जीत हासिल की थी। अपनी पहली जीत 2014 में हासिल करने के बाद जापान की टीम म्यूजेन TT0 में दबदबा बन गई। 2014 से 2019 तक लगातार 6 बार प्रतियोगिता जीती और औसत लैप स्पीड को 196.18 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचा दिया। 2019 में इस श्रेणी के आयोजनों पर रोक लगा दी गई थी,
क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों का प्रसार धीमा था और रेस में प्रतिभागी बहुत कम थे। संभावना है कि यह चरण जल्द ही फिर से शुरू किया जाएगा। आइल ऑफ मैन रेसिंग के इतिहास में दोनों विश्व युद्धों के अलावा भी कई रुकावटें आई थीं। 2001 में खुरपका मुहपका महामारी के कारण ये आयोजन रद्द हुआ था। प्रशासन के लिए रेस के दौरान द्वीप पर आए 40,000 लोगों का प्रभावी कीटाणु शोधन करना संभव नहीं था। साल 2020 और 2021 में प्रतियोगिताएं कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दी गई थीं। हर साल इस रेस में रफ्तार बढ़ती गई और रिकॉर्ड लगातार टूटते रहे। अगर आप 1910 के दशक की टूरिस्ट ट्रॉफी के फुटेज देखकर कहें कि मैंने भी प्लैनेटा 5 पर खेतों में दौड़ लगाई है, तो 20वीं सदी के मध्य तक ये रेस काफी तेज हो गई थी। 21वीं सदी में आइल ऑफ मैन पर जो हो रहा है वह वाकई अद्भुत है। 2010 के दशक के उत्तरार्ध में टूरिस्ट ट्रॉफी में नए रेसिंग सितारे उभरे। माइकल डनलप के पास सबसे ज्यादा जीते हैं, लेकिन डीन हैरिसन और पीटर हिकमैन भी तेजी से आगे हैं। हैरिसन के पास 3 और हिकमैन के पास 13 जीते हैं। इन दोनों ने मैन द्वीप पर रेसिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो इस समय लैप की औसत गति का एब्सोल्यूट रिकॉर्ड पीटर हिकमैन के नाम है, जो BMW M1000 RR पर बनाया गया है, और ये आंकड़ा है 219.447 हजारवां किलोमीटर प्रति घंटा। ये रिकॉर्ड 2023 में बनाया गया था। पहाड़ी ट्रैक की एक लैप 60 किलोमीटर 725 मीटर उन्होंने 16 मिनट 36 सेकंड में पूरी की। याद दिला दूं, ये औसत गति है। आइल ऑफ मैन पर दर्ज की गई अधिकतम गति 331 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगस्त में यहाँ क्लासिक टीटी नामक कार्यक्रम होता है, जो द्वीप पर दौड़ी क्लासिक मशीनों को सम्मानित करता है। यहाँ आप कुछ भी देख सकते हैं, जैसे 50 के दशक की क्लासिक AGS और नॉर्टन से लेकर सुपर सेक्सी एग्जॉटिक 6 सिलेंडर होंडा RC 166 या मोटो गुज्जी V8 तक। यह एक शानदार रिवाज है जो उस तकनीक को सम्मान देता है जो अब इतिहास बन चुकी है। जोखिम की कीमत है, यह रेस लगातार अपने प्रतिभागियों की जान लेती रहती है। साल 2022 रेस के इतिहास में सबसे खूनी सालों में से एक था। 6 प्रतिभागियों की मौत हो गई, लेकिन सबसे घातक साल 2005 था, जब कुल मिलाकर 11 लोगों की जान गई। 3 रेसर और 1 मार्शल जून की रेस के दौरान मारे गए, जबकि 6 रेसर और ट्रैक पर मौजूद एक राहगीर अगस्त-सितंबर 2005 में आइल ऑफ मैन ग्रां प्री के दौरान मारे गए। कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है कि अब तक इस रेस को क्यों नहीं बैन किया गया। ये विषय इंटरनेट पर अक्सर चर्चा में रहता है। इस रेस में भाग लेना प्रतिष्ठा की बात है। रफ्तार के शौकीन आइल ऑफ मैन की सकरी घुमावदार सड़कों पर 300 किलोमीटर भी घंटा की रफ्तार से दौड़ने को प्रेरित होते हैं। मोटरसाइकिल रेसों पर प्रतिबंध का फैसला जटिल और संवेदनशील है, जिसमें सुरक्षा, परंपरा, आर्थिक प्रभाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संतुलित करना होता है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। टूरिस्ट ट्रॉफी में हर साल सुरक्षा के लिए काफी काम होता है। आइल ऑफ मैन की सरकार और लोग सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को नहीं मारेंगे, जो हर साल $50 मिलियन मुनाफा देता है। और अंत में इस इवेंट में भाग लेना हर रेसर का व्यक्तिगत फैसला है। सत्ताईस मई से 8 जून 2024 तक आइल ऑफ मैन पर अगला इवेंट आयोजित होगा। दुनिया के बेहतरीन रेसर बेहतरीन रेसिंग मशीनों के साथ ट्रैक की खतरनाकियों और जोखिम के बावजूद टूरिस्ट ट्रॉफी के लिए मुकाबला करेंगे और इस दिग्गज मोटरसाइकिल रेस की नई कहानी लिखी जाएगी। आइल ऑफ मैन TT शायद दुनिया की सबसे लोकप्रिय और सबसे खतरनाक मोटरसाइकिल रेस है। ये हर साल दर्जनों रेसर्स और हजारों दर्शकों को आकर्षित करती है। इस रोमांचक नजारे पर ढेरों लेख लिखे गए हैं और कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं। और अब इस दिग्गज रेस पर एक और कहानी जुड़ गई है। दोस्तों, हमने इस सामग्री में सब कुछ कवर नहीं किया है। जोई डनलोप के बारे में घंटों बताया जा सकता है, लेकिन हमने मुख्य बातें शामिल की हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी से परिचित कराया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसकी लोकप्रियता बढ़ाने में मदद करें, लाइक करें, अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, क्या आप ये प्रतियोगिताएं 2024 में देखेंगे? अगर मुझे समय मिला तो मैं जरूर देखूंगा। आपके साथ था चैनल क्रॉस मोटो।
फिर मिलेंगे।